वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब हम इसके ज़रिए याद करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देने जाते हैं तो उसमें एक दो सवाल आर्टिकल से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में वर्णित है। तो इसलिए आर्टिकल्स जितने इंपॉर्टेंट हैं वो याद करना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। आइए पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में लिखा गया है। तो पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो याद करना है। पहला आर्टिकल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? मेन जो है ये लाइन याद रखना है कि इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो है दो नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। पहला एक इंडिया है और दूसरा भारत है, ठीक है। तो यहाँ से इस आर्टिकल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है। दूसरा क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स और एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है? जो यूएस है वो एक फेडरल स्टेट है, फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर। हमारा जो है यूनियन है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वहाँ के यूएस की जो भी स्टेट्स है, मतलब 50 स्टेट्स है वहाँ पर, तो हर एक स्टेट के पास ये ऑप्शन है कि वो कभी भी यूएस को एज अ कंट्री को छोड़ करके वो अलग हो सकती है, बट वो वहाँ पर अपने मन से है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर स्टेट्स जो है अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में उसको रहना ही पड़ेगा। उसके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो कंट्री से बाहर हो जाए। सेकंड आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये जो न्यू स्टेट्स टर्म है इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे स्टेट्स इसमें आएंगे जो भारत में अभी नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है कहने का मतलब एक समय में सिक्किम हमारा जो था प्रोटेक्टरेट स्टेट था, उसका केवल हम फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह ही और डिफेंस वगैरह हम कंट्रोल करते थे, बाकी इंटरनल चीज़ें नहीं करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे राजा चोग्याल का था डायनेस्टी, वो राज कर रहा था। फिर क्या हो गया कि CIA, जान रहे हो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो वहाँ पर अपने एजेंट्स को भेजते हैं और वो चाहते हैं कि US का कंट्रोल वहाँ पर आ जाए। तो फिर भारत सरकार क्या करती है? उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये 1975 की बात है। तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है अपने रॉ एजेंट्स को वहाँ भेजती है। वहाँ पर फिर जो चोग्याल डायनेस्टी है उसको हटाने में रॉ ने बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर निभाई। और उसके बाद फिर जो है सिक्किम जो है हमारा भारत का एक स्टेट बना। तो ये जो स्टेट था पहले था प्रोटेक्टरेट स्टेट, बाद में फिर इंडिया में जो शामिल हुआ तो एक नया स्टेट बना। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 2। तो उस समय आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 1975 में वो अमेंडमेंट करके इसके तहत उसको भारत का एक स्टेट बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 2 जो है वो नए स्टेट्स के लिए है और नए स्टेट्स वैसे हैं जो भारत के टेरिटरी में पूरी तरह नहीं है, ठीक है। थर्ड आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो यहाँ पर वर्ड क्या याद रखना है? एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ था न्यू स्टेट, यहाँ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एग्जिस्टिंग स्टेट्स का अगर कुछ नाम बदलना हो, जैसे अभी केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत होगा? तो ये होगा हमारा आर्टिकल नंबर 3 के तहत। तो ये केरला था, बाद में इसको केरलम अभी बना दिया गया। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि केरला का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया। खैर, तो इस आर्टिकल में क्या है? नए स्टेट को बनाते हैं। तो नए स्टेट को कैसे बना सकते हैं? एग्जिस्टिंग स्टेट्स का ही अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हैं, उसका बाउंड्री को, एरिया को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा नाम को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन से आर्टिकल के तहत होगी? आर्टिकल नंबर 3। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट करना है उसके लिए अमेंडमेंट हमारे कौन से आर्टिकल में है मौजूद? आर्टिकल नंबर 368, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। तो इस आर्टिकल में जो है पावर वो देता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब वो आएगा। तो इसके तहत जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसमें क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्लस 50% से ज़्यादा वोट गिरना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। बट आर्टिकल 4 के तहत क्या है? ये अलाउ करता है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के तहत, सिंपल मेजॉरिटी के तहत आर्टिकल 2 और 3 में हम बदलाव कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करने के लिए आर्टिकल 4 अलाउ कर रहा है, सिंपल मेजॉरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पहला चीज़। दूसरा ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स में चेंजेस करने हैं, जो कि आर्टिकल 2 और 3 में करेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट में है हमारा जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनका नाम दिया गया है, और फोर्थ में राज्यसभा में जो सीट्स का बंटवारा है वो
मेंशन किया गया है कि कौन से स्टेट को कितना मिला है। तो ये सब हम शेड्यूल्स में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब नया स्टेट कोई आएगा तो इसमें भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो यही है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है हमारा, और ये पावर देता है हमें आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या है, तो जिसमें नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। तो हमारा यूनियन का नाम क्या है, इंडिया और भारत, दो नाम मेंशन किया गया। और ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स जो है अपनी मर्जी से बाहर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 ये हो गया। आर्टिकल नंबर 2 इसमें है कि भारत के बाहर जो भी स्टेट्स है या जिन पे हाफ कंट्रोल है भारत का, उसको अगर अपने भारत में पूरी तरीके से शामिल करना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स का कुछ भी चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एरिया, बाउंड्री, तो ये सब हम इसमें करेंगे। और आर्टिकल 4 इन 2 और 3 में अमेंडमेंट करने की इजाजत देता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। बस इतना ही चीज़ याद रखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2। तो पहला पार्ट 1 में क्या था हमारा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, और पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट्स को हम कैसे याद किए थे, पहले एक टेरिटरी आता है, इसके बाद इसके अंदर लोग आएंगे, तो लोग आएंगे तो सिटीजनशिप हो जाएगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 है सिटीजनशिप, और आर्टिकल नंबर है 5 से 11। बस इसमें इतना ही याद करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम केवल वहीं फोकस करेंगे। आ जाओ पार्ट 3 पे। पार्ट 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वैसे राइट्स जिनको कोई छीन नहीं सकता, वो है फंडामेंटल राइट्स। और ये राइट्स टोटल कितने दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो ये दिए गए हैं 6। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आर्टिकल में है, वो सब याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट है। इससे बस एक चीज़ याद रखना है, इतना जो मैंने स्लाइड में दिखाया ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ कि है क्या। इसमें पहला में लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, इसके कमेंसमेंट के पहले जो भी लॉज थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते हैं, वो वॉइड, नल एंड वॉइड करार दिए जाएंगे। ठीक है, पहला चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ये सेकंड वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट जो है ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। अगर कुछ भी लॉ ऐसा बनता है जो कि इस फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है, यानी कि शॉर्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, तो फिर वो क्या करार दिया जाएगा, वॉइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो एग्जाम में पूछता है एक टर्म जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, माउस नहीं है ना मेरे पास, इसलिए टाइम लग रहा है लिखने में। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इंपावर करता है जुडिशियल रिव्यू को, तो आर्टिकल नंबर 13। इसके अलावा एक दो और आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, बट फिलहाल हम 13 पढ़ रहे हैं तो 13 को याद रखेंगे। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड विथ आर्टिकल नंबर 13। अभी तो पार्ट 3 में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, अब 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं, टोटल 6 दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। अब 6 में जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वेलिटी, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18। एक 5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला क्या है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये 5 में से 5 पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बार। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन चीज़ों के बिहाफ पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ना कोई इंसान कर सकता है, ना कोई स्टेट कर सकता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं हम लोग, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अपने राइट्स को रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए। अगला है आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी रिजर्वेशन दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में है, वो सब कौन से आर्टिकल के अंडर आ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 16 के तहत दिए जाते हैं, ताकि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है उसको खत्म किया गया था आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। क्या मतलब है इसका,
पहले के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जब मर्ज हुए थे इंडिया में, तो उसके जो राजा महाराजा थे वो अपना टाइटल्स लगाते थे, राजा महाराजा महाराजा धीराज, जो भी उस टाइप के। तो वो सब टाइटल्स को ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया गया? ताकि इक्वालिटी लाया जाए। क्यों? क्योंकि ये पार्ट का नाम ही क्या है? राइट टू इक्वालिटी। तो लोगों के बीच में समानता लाया जा सके, इसलिए ये टाइटल्स जो थे ये ख़त्म किए गए। लेकिन इसमें कुछ अब एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्या? मिलिट्री और अकेडमिक। यानी अगर कोई डिफेंस में है, अब डिफेंस में कोई कर्नल है या कोई ब्रिगेडियर है, तो वो सब टाइटल्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो मेहनत से अपनी अर्जित किया है, कोई उसको बाय बर्थ ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं मिला है। ठीक है। इसके अलावा क्या? अकेडमिक, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट हासिल करता है तो वो अपने आगे डॉक्टर लगाता है, तो ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो टाइटल्स को एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया, लेकिन 2 एक्सेप्शन है, पहला मिलिट्री और दूसरा अकेडमिक। ठीक है। 5 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। याद रखना है। और नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक मौजूद है। ठीक है। आ जाओ 19 नंबर में। अब डायरेक्ट 19 नहीं पूछता है कि 19 में क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो ABCDEF ये जो 6 हैं, ये 6 पूछे जाते हैं, 6 याद रखना है। तो अब याद कैसे रखेंगे? बड़ा आसान है। देखिए, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अब राइट कौन सा है? पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब पूरा नहीं याद, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो पहला आज़ादी किस चीज़ का है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ भी कहने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। दूसरा है असेंबल। असेंबल मतलब क्या हो गया? जमा होना, एकत्रित होना, टू गैदर। तो असेंबल कैसे? पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि लाठी डंडा और हथियार लेकर के पहुंच गया, वैसे नहीं, विदाउट आर्म्स और पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। तीसरा क्या है? एसोसिएशंस। कोई भी एसोसिएशंस हम बना सकते हैं। एसोसिएशंस का मतलब क्या हो गया? कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। चौथा क्या है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें मूव को हाईलाइट करो, लास्ट में मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है। पूरे भारत में कहीं भी हम आज़ादी से घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक। पांचवा क्या है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में हम कहीं भी रह सकते हैं। और छठा क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस एटसेट्रा। कोई भी काम हम कर सकते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है? हम बोलेंगे। अब जैसे आज़ादी के पहले का इमेजिन करो सिचुएशन कि भगत सिंह खड़े हैं किसी चौक चौराहे पर और वो भाषण दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या होगा? एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो अपनी मन की बातें कहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा, एक्सप्रेस किया लोगों के सामने। अब लोगों के सामने कहेंगे तो वो क्या होंगे? असेंबल होंगे, लोग गैदर होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, सब जमा होने लग जाएंगे। अब उनकी बातों से क्या होगा कि कुछ लोग प्रभावित होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, जो चले जाएंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे वो उनके साथ मिल करके एक एसोसिएशन बनाएंगे, जैसे उन्होंने बनाया था। ठीक है। उसके बाद वो क्या है? पूरे भारत में भ्रमण करेंगे अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हर एक जगह जा रहे हैं। अब जाने के बाद क्या होगा? वो ठहरेंगे भी तो वो अलग अलग पार्ट में रुकेंगे, रिसाइड करेंगे। अब और नेक्स्ट क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। और अलग अलग जगह पे जो उनके मेंबर्स हैं भगत सिंह से जुड़ने वाले, वो अलग अलग प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, याद हो गया। पहला क्या था? वो आए, भगत सिंह खड़े हुए, लोगों को सामने अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करा उन्होंने। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 का 1 का ए ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम। ठीक है। 19 का 1 का बी। तो इसमें क्या है? उनकी बात से लोग प्रभावित हुए, असेंबल हुए। फिर उसके बाद कुछ लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे जो उनके साथ मिलकर के एसोसिएशंस बनाएंगे। तो टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाद में जोड़ दिया गया है, पहले एसोसिएशन ही था। चौथा क्या है? 19 का 1 का डी क्या है? टू मूव फ्रीली। उसके बाद फिर मूवमेंट, पूरे भारत में कहीं भी आप जा आ सकते हो आज के डेट में, कोई आपको रुकेगा टोकेगा नहीं। पांचवा क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। और छठा, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 20। तो 20 भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या मतलब इसका? कि अगर कोई क्राइम करता है बंदा, तो अब उसके लिए उसको कोई कन्विक्ट करार दे, तो उसके मतलब कि वो कह दे कि हाँ इसने ये चीज़ किया है, ये गलत काम किया है। तो इस पे बचाव के लिए कुछ है प्रोविजंस इसमें। पहला क्या है? कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एंड चार्ज ग्रेटर देन दैट व्हिच हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। मतलब किसी भी पर्सन को तब तक कन्विक्ट आप नहीं करार दे सकते हो
जब तक कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को वायोलेट करे, जो लॉ भारत में लागू है उसको जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक आप उसको दोषी करार नहीं दे सकते हो कि किसी और देश में फलाना लॉ है तो उसके बिहाफ पे आप दोषी नहीं करा सकते। यहाँ जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी को दोषी करार दे सकते हो या नहीं करार दे सकते हो। दूसरा, उस ऑफेंस के लिए जितनी सजा वर्णित है उतना ही उसको देना है, उससे ज़्यादा कैन नॉट बी चार्ज ग्रेटर देन दैट, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। तो 20 का 1 में है ये कि जिसने जो एग्जिस्टिंग लॉ को अगर कोई वायलेट करे तभी उसको कन्विक्ट आप करार कर सकते हो, और दूसरा कि वो उसमें जितना सजा मेंशन है उतना ही दे सकते हैं। 20 का 2 क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक ही ऑफेंस के लिए उसको 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी को मार पीट के अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हैं पुलिस कस्टडी में, ठीक है। अगर पुलिस कस्टडी में कोई इस तरीके का बयान ज़बरदस्ती लिया जाता है तो उसका कोई मान्यता नहीं है, अगर कोर्ट के सामने वो पर्सन जो है मुकर जाता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पावर दे दिया ना, वरना पुलिस कस्टडी में जाएगा और वो मारपीट के अपना कुछ भी साबित करा देगा। तो आर्टिकल 20 का 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्सन को मारपीट के अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 21 VVI, ये तो इतनी इम्पॉर्टेंट है लेकिन अब क्या है कि इतना बार पूछा जा चुका है कि अब तो नहीं पूछते हैं इसको, बट ठीक है ध्यान में तो रखना ही है। 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि 21 में क्या है, इससे क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, तो वो आर्टिकल 21 में होता है। और एक 20 होता है, तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, वो याद रखना है। जो पीछे हमने देखा जिसमें कन्विक्ट आप करार दे रहे हो, किसी को दोषी करार दे रहे हो या नहीं, वो 20 और ये 21। मतलब पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो घर के भीतर, वो सब की आज़ादी है इसमें, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता कि घर में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, जब तक कि अगला आदमी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो तो, ठीक है। 21A राइट टू एजुकेशन, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है राइट टू एजुकेशन लाया गया। ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। कब लाया गया था, तो 2002 में लाया गया था, ठीक है। तो 2002 में लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो राइट टू एजुकेशन लेकर के आए थे, और उसी समय लेकिन क्या है कि अब इसको पूरे भारत में लागू करने के लिए, ये तो आर्टिकल है ना, लागू करने के लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा। तो वो लॉ जब बना वो 2009 में बनता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन पे एक लॉ बनाया जाता है, एक कानून बनेगा तभी तो वो पूरे भारत में उसके हिसाब से लागू किया जा सकेगा। तो 2009 में बनाया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक्ट कब आया, 2009 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू होता है 2010 में। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल कब जुड़ा, पहले कौन से आर्टिकल में जुड़ा, तो 21A राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है कि उनको पढ़ाई का अधिकार है, वो पढ़ने जाएंगे, ठीक है। उनको कहीं और आपको काम पे नहीं लगा देना है, पढ़ाई लिखाई उनका ये अधिकार है, वो उनसे कुछ छीन नहीं सकता। अब गरीब के बच्चे जो है उनके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे भाई। तो अब इसके लिए बाद में क्या लाया गया, ये तो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन ले आए थे 86th अमेंडमेंट से 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आ गया। फिर बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया 2009 में। अब जो गरीब के बच्चे हैं वो ये राइट कहाँ से दिलाएं अपने बच्चों को, तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाने लग गया 10वीं तक के बच्चों को। तो 2009 में ये एक्ट लाया गया और 2010 अप्रैल से इसको लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 21A में क्या है, कितने साल के बच्चों के लिए है, कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, कब लाया गया, और फिर कौन से एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पूछा जाता है कि ये कब लाया गया। सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल नंबर 22। अब 22 क्या कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि पुलिस बिना बताए ऐसे ही आया, उठा करके लेके चल गया, जेल में बंद कर दिया गया, ये नहीं। तो उसको ये जानने का अधिकार है, वो पूछ सकता है आर्टिकल 22(1) के तहत कि वाई एम आई बीइंग अरेस्टेड, तो यहाँ से वो राइट मिलता है उसको। अगला जो है 22 का 2 कि जो भी अरेस्ट किया गया है पर्सन उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर जो भी नज़दीक का जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर उसको प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि पुलिस अरेस्ट कर लिया, अब जेल में बंद करके रखे हुए 2-4 दिन तक ऐसे ही बिना किसी बात के, तो नहीं। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या है 24 आवर्स है, लेकिन इसमें
वीक जो छुट्टी वाले दिन है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। पता चला अरेस्ट किया, अब अगला दिन छुट्टी है, कोर्ट ही बंद है, तो कहाँ से प्रेजेंट कर देगा 24 घंटे में, तो उसको एक्सक्लूड करके, ठीक है। हाँ, तो ये तो चलो ठीक था, इम्पोर्टेंट था, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो ये है, ये 3 दिख रहा है यहाँ पे, और ये है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अगर पुलिस को लगता है कि सामने वाला जो बंदा है ये समाज के लिए कोई खतरनाक काम कर सकता है, ये कोई खतरा है ये, ठीक है, मान लो कोई स्लीपर सेल है ऐसा, उस पर पुलिस को डाउट हो गया, अब उसको बिना इन्फॉर्म किए वो अरेस्ट कर सकता है और जेल में लाके बंद करके रख सकता है, ठीक है, बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी किए। तो ऊपर का ये दोनों जो है 22 का 1 और 22 का 2, ये फिर एप्लीकेबल नहीं होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। ना उसको वो बताएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया, और ना ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा, और उसको जेल में लाके बंद करके रख सकता है इसके तहत। कब तक रख सकता है? एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला, प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना है 22 का 4 नंबर पे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कितने महीने तक के लिए आपको बंद करके रखा जा सकता है किसी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के, तो ये है अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक के लिए, या डेज में 90 डेज, तो ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है 3 महीना या 90 दिन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। अच्छा, ये सिर्फ 3 महीना नहीं है, इसको जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका अप्रूवल लेकर के इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगला 3 महीना के लिए। तो इस तरीके से भी इसको क्या कहा जाए, उसको एक लूप होल की तरह यूज़ कर सकते हैं और परेशान किया जा सकता है आम आदमी को। बट क्या है कि ये ज़रूरी भी है एक तरह से देश की सुरक्षा के लिए, तो इसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो दोनों पहलू है, तो ये पुलिस के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो कैसे यहाँ पर निर्णय लेती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर राइट टू फ्रीडम में जो मैंने पीछे बताया वो, और यहाँ पे 21, 21A और 22 का 4, ये तीनों याद रखना है। आ जाओ नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है हमारा राइट, फंडामेंटल राइट नंबर 3। कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें? इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में भी पूछे गए हैं। 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये ट्रैफिक क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो आदमियों को खरीद बिक्री हो जाता है, या जनरली लेडीज़ लोग का देखने को मिलता है, या छोटी बच्चियों को खरीदा बेचा जाता है, तो ये सब चीज़ों को प्रोहिबिट करती है। और दूसरा क्या, फोर्स्ड लेबर, किसी को आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये बेगार, बेगार क्या होता है, पहले के टाइम में बेगार एक वर्ड पड़े होंगे, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या है ना, बेगार कराया जाता था। बेगार का मतलब क्या है कि काम करवा लिया और कुछ पैसा भी नहीं दिया, तो ये हो गया बेगार। तो ये सब चीज़ें बंद किया गया किससे, आर्टिकल नंबर 23 के जरिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 24 नंबर आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज या फिर कोई हजार्डस जगह पर आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो 14 साल के छोटे बच्चे करेंगे क्या, तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 21A लाया गया था ना, राइट टू एजुकेशन। उनको क्या कहा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर वही 14 साल का जो बैरियर है वो रखा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हो। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि धर्म से संबंधित क्या क्या आज़ादियाँ हैं वो इसमें है, देखिए इसमें 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28, 25 से 28 तक है। 25 नंबर क्या कहता है, केवल हम काम की चीज़ें याद करेंगे, बाकी छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, इसके लिए आप आज़ाद हो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये धर्म नहीं मानना है, वो धर्म मानिए, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें 2 डेफिनेशन दिए गए, पहला ये और दूसरा ये याद रखना है क्या ये, कि वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के जो भी फॉलोअर्स हैं वो अपने साथ कृपान कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए बैंक वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बोर्ड पर लिखा रहता है कि जो सिख है वो इतने छोटे कृपांस को कैरी कर सकते हैं, कुछ 4 इंच या समथिंग इस तरीके का मेंशन कर देते हैं वो लोग साइज, ठीक है। तो वो अलाउड है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ कर रहा है, तो वहाँ बैंक में भी कैसे मना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस टू हिंदूज, हिंदूज का जितना भी जगह रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बाय डिफॉल्ट क्या क्या इंक्लूडेड आ जाएगा, तो ये 4 रिलीजन के लोग आ जाएंगे। पहला एक हिंदू तो होगा ही, दूसरा सिख भी आ जाएंगे, तीसरा जैन भी आ जाएंगे, और चौथा बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे। यानी कि ये 4 रिलीजन जो है, जो कि सब हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं ना, तो हिंदू जो वर्ड है वो इन चारों धर्मों को रेफर करेगा।
हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है, अगला आर्टिकल नंबर 26। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला जो सेकंड डेफिनेशन है इससे आ सकता है, बाकी तो जानकारी के लिए सिर्फ 26 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो इसमें ये नहीं पूछा गया कि ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर कौन सा आर्टिकल में पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 26 का सी, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स है, चलो शुरू से देख लो। ए में क्या है कि इसके लिए जो है इंस्टीट्यूशन कोई भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। इसका अफेयर खुद ही मैनेज करेंगे, जो भी फलाना था ना। और इसके तहत कोई नया प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल खरीद सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से फिर एडमिनिस्टर करेंगे, वो डी में बताया। तो ये वाला जो 26 का सी है वो ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, तो वही है, चौथा ही फंडामेंटल राइट चल रहा है अभी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए आप किसी से जबरन टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो, उसको आज़ादी है, अपनी मर्जी है किसी धर्म के लिए वो पैसे दे ना दे। ठीक है, जजिया में क्या था कि मुस्लिम धर्म को प्रमोट करने के लिए वो टैक्स लिया जाता था। ठीक है, वो इसके जरिए एक तरीके से बंद किया गया। अगला आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से स्टेट फंड पे डिपेंडेंट है, यानी सरकारी है, तो वहाँ पर आप नहीं दे सकते हो कोई भी तरह रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या पूजा पाठ नहीं करा सकते हो। ठीक है, अगर पार्टली है, थोड़ा बहुत जो है स्टेट फंड से उसको सहायता मिलती है, तो वहाँ पर आप करा सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप करा सकते हो, लेकिन किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज़, यानी कि अगर सरकारी है तो नहीं करा सकते हैं, अगर अर्ध सरकारी है तो फिर करा सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम आओ ही। ठीक, अब तीसरा क्या है कि प्राइवेट है तो कराओ, फोर्स करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मारो पीटो जो करना है करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये है हमारा 5वां फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 29-30। इसमें 2 आर्टिकल है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो देखना है। आर्टिकल नंबर 29 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे और पूछा गया जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है एक बार कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को किस किस बिहाफ पर डिफाइन करता है। तो 2 तरीके से, 2 आधार है उसके, पहला है लिंग्विस्टिक और दूसरा है रिलीजियस, यानी कि धर्म के आधार पर, और दूसरा भाषा के आधार पर हम माइनॉरिटीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में वो माइनॉरिटी है ग्रुप या नहीं। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ये एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल नंबर 30 भी आ चुका है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने लिए कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ताकि वो अपनी जो पकड़ है समाज में वो मजबूत कर सके और अपने आप को एकजुट रख सके उसके लिए। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था क्यों? क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ये हमारा राइट नहीं रहा, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो क्या है ये समझ में नहीं आया ना। देखो, पहले क्या था कि ज़मीन है तो तुम उसे छीन नहीं सकता था, अब छीन नहीं सकता है तो सरकार भी नहीं ले सकता ना। अब सरकार लेगा ही नहीं तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में फिर दिक्कत आती थी। मान लो सड़क निकालना है तो भी तुमसे नहीं ले सकता है, फिर अब सड़क बनेगा नहीं उस एरिया में। तो कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को दिक्कत आती थी। तो इसलिए क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में अमेंडमेंट लाया गया और इसको ख़त्म ही कर दिया गया। अब ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से, इसमें हमारा राइट नहीं छीन लिया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। नाउ लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300। मतलब लीगल राइट है, बहुत सारे राइट्स दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट को अगर कोई ज़रूरत है वैसा तो आपको लेगा ज़मीन, तो बदले में उसको क्या देना है, मुआवजा देना है, मुआवजा दे करके ही ले सकता है। तो अब ये सब चीज़ें लीगल राइट्स के अंदर आर्टिकल 300A में डाल करके प्रोवाइड कर दी गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में थी, तो आर्टिकल 31 याद रखना है। अब इसको खत्म करके कौन सा अमेंडमेंट से खत्म किया गया, तो ये भी पूछा गया है आर्टिकल ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 78 से। और अभी इसको कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया, तो वो आर्टिकल नंबर है 300A। तो जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये है हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी ने स्वयं इसके बारे में कहा है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। क्या कहा गया है, B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है इस आर्टिकल के बारे में, दैट इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 इज द
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल का मतलब क्या है? आत्मा है। आत्मा क्यों है? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा लॉ है, अब उस लॉ को लागू ही ना कराया जाए तो फिर लिखने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। तो लागू कौन सा आर्टिकल करवाता है? तो वो है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32। यही पावर देता है एक आम आदमी को कि उसके जो भी राइट्स हैं, जो भी लॉज मेंशन है हमारे संविधान में, उसको वो लड़ करके ले सके। तो इसीलिए आर्टिकल 32 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारा क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। चलो अब इसमें देखो, ये आर्टिकल 32 क्या एम्पावर करता है? तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, ऊपर जो 5 हमने पढ़ा ना, उसमें से कोई भी आपका कुछ छीनता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डायरेक्ट मेरे पास मत आ जाओ, पहले से इतनी पेंडिंग केसेस हैं। तो पहले आप कहाँ जाओगे? तो पहले आप जाओगे हाई कोर्ट। वैसे भी सब लोग डायरेक्ट जा भी नहीं सकते, दिल्ली में। तो पहले आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे अंडर आर्टिकल 226। तो 226 ये कहता है कि आप हाई कोर्ट को मूव कर सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। कब? जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज होता है तब। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि ऐसे जो है आपको कोई भी केस फाइल करना है तो वो जाएगा कहाँ? सेशन कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर लड़ते रहिए। फिर वहाँ पे जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही आप जा सकते हो हाई कोर्ट में अपील करने। लेकिन यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, मूव द हाई कोर्ट, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। तो बड़ी चीज़ है, तो ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट बना रहे। ठीक है, लोगों का अधिकार ना छीने और संविधान पे विश्वास बना रहे। तो दूसरा चीज़ इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू रिट्स। ये रिट्स क्या है? तो रिट्स जो है एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है, जो कि इस आर्टिकल के तहत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को भी मिलता है, हाई कोर्ट्स को भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादा रिट का जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है या हाई कोर्ट के पास? अब लगेगा कि यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है तो उसका होना चाहिए, बट नहीं, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। अब इसी में कंफ्यूज करने के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है कि रिट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास ज़्यादा है? अब टेरिटरी तो ज़्यादा किसके पास है? किसके अंडर आएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पूरा भारत देख रहा है, और हाई कोर्ट तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या 2 स्टेट को देखेगा। तो इसका टेरिटरी जो है वो कम आएगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसका कम हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रिट इशू करने का सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है या हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। अगर सिर्फ रिट का जुरिस्डिक्शन लिखा है तब किसका आंसर क्या होगा? हमारा हाई कोर्ट होगा। गॉट इट? ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। अब रिट जो है वो 5 तरीके के हैं, 5 तरह के हैं रिट। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जो भी पर्सन है उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए। ठीक है, मैंडेमस वी कमांड इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर इशू कर सकता है। किसको ऑर्डर इशू करेगा? पब्लिक ऑफिशियल को इशू कर सकता है कि आप कोई भी ड्यूटी में अगर कोई फेल हुआ है या काम सही से नहीं किया तो उसके लिए वो ऑर्डर इशू करने के लिए मैंडेमस है। प्रोहिबिशन मतलब क्या है? टू फॉरबिड, रोकना। अब रोकना है, किसको रोकेगा? तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इसके जरिए रोकती है। लोअर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, कि अगर वो अपना जो रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करता है, ठीक है, जो उसके लिमिट के बाहर की चीज़ है उस पर अगर वो फैसला देना चाहता है या उस पर केस लड़ता है तो उसको वो रोकता है, प्रोहिबिट करता है। तो ये ऑर्डर भेजता है प्रोहिबिशन का। सर्टियोरारी टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब क्या है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से अगर केस लेना है तो सर्टियोरारी इशू करेगा, या फिर लोअर कोर्ट का ऑर्डर को खत्म करना है तो सर्टियोरारी इशू करता है इसको ऐस करने के लिए। और 5वां है क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें जो कोर्ट है वो ये सवाल पूछती है किसी पब्लिक ऑफिस से कि किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। ठीक है, तो ये 5 तरह के रिट्स हैं, 5 याद रखना है और ये इसका मीनिंग भी याद रखना है। कई बार मैच द फॉलोइंग करके ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा सही है, ABC या उससे ज़्यादा। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते थे वो सब मैंने बता दिए। तो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, पहला चीज़। दूसरा, इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके पहले हाई कोर्ट को मूव करो अंडर आर्टिकल 226। सेकंड चीज़ याद रखना है कि रिट इशू करने का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा हाई कोर्ट के पास है, कम है सुप्रीम कोर्ट के पास, बट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है और हाई कोर्ट का कम है। अगला है 5 तरह के रिट थे और सबका मीनिंग हमने बता दिया, पढ़ लिया। ओके, दैट्स इट। आगे आर्टिकल नंबर 33, इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, बट फिलहाल के लिए इतना ही।